सरकारी अस्पताल का पिछला हिस्सा, जिसे लोग मुर्दाघर कहते हैं। दिन में वहाँ कोई नहीं जाता, रात में भी सिर्फ वे जाते हैं जिन्हें मजबूरी वहाँ खींच लाती है। टूटी टाइलें, सीलन भरी दीवारें और हवा में फंसी हुई वो गंध जो सिर्फ मौत छोड़ जाती है। उस रात भी बारिश हो रही थी, बूंदें टपक रही थी जैसे छत भी रो रही हो। रघुवीर, एक स्थायी वार्ड बॉय, ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसे बताया गया था कि आज 3 अज्ञात लाशें आई हैं, तीनों औरतों की। कोई पहचान नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। बस फाइल में लिखा था, कटे हुए अंग, जली हुई त्वचा, उम्र अनुमानित 25 से 30। रघुवीर ने जब पहला स्ट्रेचर अंदर धकेला तो उसकी उंगलियां कांप गई। औरत का चेहरा आधा जला हुआ था, बाल झुलसे हुए, लेकिन आंखें खुली थी जैसे कुछ कहना चाहती हो। दूसरी लाश के हाथ नहीं थे, तीसरी के पैर। तीनों के शरीर अलग अलग हालत में थे, लेकिन एक चीज समान थी, सीने पर गहरे नीले निशान, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबाया हो। रघुवीर ने मजाक से कहा, आजकल औरतें भी चैन से नहीं मर रही। जवाब में सन्नाटा था। तभी मुर्दा घर के कोने से एक आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत धीमी, पानी। रघुवीर ने सोचा वो थक गया है, दिमाग खेल रहा है, लेकिन आवाज फिर आई, पानी। उसने पीछे मुड़कर देखा, तीनों लाशें वैसे ही थीं, लेकिन तीसरी लाश की उंगलियां हिली थी। रघुवीर भागना चाहता था, लेकिन पैर जमे हुए थे। उसने खुद को समझाया, मौत के बाद नसों में हलचल होती है, आम बात है। पर जब उसने तीसरी औरत का चेहरा देखा तो उसकी सांस रुक गई। होंठ थोड़े खुले हुए थे और आंखों से एक आंसू धीरे धीरे फिसल रहा था। मुर्दा घर में रोशनी अचानक चली गई, अंधेरा। बस बाहर बिजली चमकने पर छाएं दीवारों पर नाच जाती। तभी आवाज आई, हमने लड़ाई लड़ी थी, अब ये सिर्फ फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक बयान था। रघुवीर चीखा, कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने टॉर्च जलाई, रोशनी तीसरी लाश पर पड़ी और उसके सीने पर लिखे निशान अब साफ दिख रहे थे। निशान नहीं, अक्षर थे, जलन के निशान से लिखा हुआ, जंगल। दूसरी लाश पर जमीन, पहली पर पानी। रघुवीर पीछे हट गया, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तभी दरवाजा खुला, डॉक्टर आरती अंदर आई। तुम अब तक यहाँ हो? उन्होंने पूछा। रघुवीर ने सब बता दिया। डॉक्टर आरती ने चुपचाप तीनों लाशें देखी, फिर धीरे से बोली, ये तीसरी बार है, तीसरी बार। रघुवीर हक्का बक्का। पिछले 2 महीने में ऐसी ही लाशें आई, हर बार औरतें, हर बार अंग कटे हुए और हर बार कुछ लिखा हुआ। तो पुलिस? डॉक्टर आरती हंसी, कड़वी हंसी। फाइलें बंद हैं, कहाँ गया? ये नक्सली इलाकों की औरतें थीं, गायब हो गई होंगी। तभी तीसरी औरत की उंगली सीधे रघुवीर की तरफ उठी और होंठ हिले। अभी कोई जिंदा है? डॉक्टर आरती ने झट से पल्स चेक किए। कुछ नहीं, लेकिन दिल की मशीन पर एक बहुत हल्की सी लहर उभरी। जिंदगी की आखिरी चिंगारी। उन्होंने ऑक्सीजन लगाया और इंजेक्शन दिया। औरत की सांस तेज हो गई, उसकी आवाज टूटी हुई थी। हम जंगल में थे। कौन हम? डॉक्टर आरती ने पूछा। औरतें जो जमीन मांग रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमें बुलाया गया सरकारी मीटिंग में, कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए। उसकी सांस उखड़ गई। डॉक्टर आरती ने पूछा, कौन लोग और तुम क्या कह रही हो? तभी रघुवीर ने कहा, 1 मिनट मैडम, मैं इसका वीडियो बनाता हूँ, आप बयान लीजिए, क्योंकि हकीकत हम दोनों से भी कोई सुनेगा तो शायद हमारा हश्र भी यही होगा। लेकिन अगर एक बार वीडियो बन गई तो शायद हम इसे इंसाफ दिला सकेंगे। डॉक्टर आरती ने कहा, तुम ठीक कहते हो, वीडियो चालू रखो। डॉक्टर आरती ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम नहीं बताया, बस बोलती रही, सरकारी मीटिंग, सरकारी मीटिंग। फिर वो बेहोश हो गई। डॉक्टर आरती ने उसे फिर होश में लाया और फिर पूछना शुरू किया, हाँ तुम कुछ कह रही थी? फिर वो बोली, सरकारी मीटिंग, कागजों पर हस्ताक्षर। फिर उसकी सांस उखड़ गई और उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर डॉक्टर आरती ने एक इंजेक्शन दिया, उसे थोड़ा होश आया। फिर उसने कहा, हम तीनों को दरवाजे के अंदर बुलाया गया और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर उसके बाद उसने आधी आधी बात कही, आग, पानी में डुबोया, हाथ काटे। इतना सुनते ही रघुवीर रोने लगा।
उसने मोबाइल हाथ में पकड़ा था, उसके हाथ कांपने लगे। वो डॉक्टर आरती की तरफ देखा और कहा, क्यों डॉक्टर आरती? डॉक्टर आरती की आवाज़ कांप रही थी। औरत ने पूरी ताकत से कहा कि तुम हमें इंसाफ दिलाओगी? डॉक्टर आरती ने पूछा, क्यों तुम्हारे साथ ऐसा किया गया? औरत ने फिर ताकत लगाई और कहा, क्योंकि हम चुप नहीं थे। तभी मशीन ने सीधी रेखा खींच दी, मौत। लेकिन जाते जाते उसने आखिरी शब्द छोड़ा, मुर्दा घर सिर्फ यहाँ नहीं है। डॉक्टर आरती ने पूछा, रघुवीर वीडियो बन गया क्या? रघुवीर ने कहा, हाँ मैडम, मैंने बना लिया है। उसने कहा, किसी को मत भेजना और किसी को मत बताना कि यहाँ क्या हुआ है। डॉक्टर आरती ने उससे फ़ोन लिया और वो वीडियो अपने पास भेजकर उसके फ़ोन से डिलीट कर दिया। रघुवीर को समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर आरती ऐसा क्यों कर रही हैं। डॉक्टर आरती खामोशी से अपने काम पे लग गई। डॉक्टर आरती ने वो फाइल ढूंढी जिसे खोलने से सब डरते थे। फाइल नंबर 313। उसमें 12 नाम थे, 12 औरतें, सभी सामाजिक कार्यकर्ता। सभी ने जंगल, पानी और ज़मीन पर सरकारी ठेके रुकवाए थे और सभी गायब। स्टेट ने लिखा था लापता, लेकिन तारीखों के आगे एक ही जगह लिखा था, सरकारी अस्पताल पोस्टमार्टम। डॉक्टर आरती समझ गई, मुर्दा घर एक जगह नहीं, एक सिस्टम है। अब डॉक्टर आरती बड़ी ही मुस्तैदी से अपने काम पर लग गई। पहले उसने मुर्दा घर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। हर नई लाश की खबर पहले डॉक्टर आरती को मिलती। डॉक्टर आरती उसे पूरी तरीके से जांच करती और फिर फाइल आगे बढ़ाती। कोई भी लाश उस इलाके की मिलती तो उस पर जांच बहुत ही बारीकी से करती। कई महीनों तक डॉक्टर आरती ने इस केस पर काम किया, सारी जानकारी इकट्ठी की, एक एक सूत, एक एक शब्द सबूत के तौर पर उसने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इस बीच में हॉस्पिटल में यह खबर फैल गई कि डॉक्टर आरती मुर्दा घर पर काम कर रही है। एक रात डॉक्टर आरती देर गए काम कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी ने पत्थर मारा और एक लिफाफा फेंका। उसमें लिखा था कि अभी के अभी ये फाइल बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। डॉक्टर आरती अकेले रहती थी, वो सहम गई। उसने घर की सारी लाइटें बंद की और बेड पे जाके सो गई। उसने कई बार सोचा कि पुलिस को खबर दे, लेकिन फिर डॉक्टर आरती ने सोचा कि सारा सिस्टम इनके साथ है, मेरी आवाज़ भी दबा दी जाएगी। डॉक्टर आरती को उस रात नींद नहीं आई। मुर्दा घर में सुनी गई आवाज़ें, वो औरत की आखिरी फुसफुसाहट, मुर्दा घर सिर्फ यहाँ नहीं है, बार बार कानों में गूंज रही थी। सुबह होते ही उन्होंने अस्पताल के रजिस्टर दोबारा देखे। 3 नहीं, कुल 17 लाशें, 17 औरतें, सभी अलग अलग जिलों से। सभी का पोस्टमार्टम यहीं हुआ और सभी की रिपोर्ट पर एक ही हस्ताक्षर, विशेष अनुमति के अंतर्गत। ये शब्द उन्हें भीतर तक डरा गया। आरती ने अपने एक पुराने परिचित पत्रकार विनय को कॉल किया। विनय ने सब सुना और चुप हो गया। आरती, वह बोला, अगर ये स्टोरी बाहर गई तो तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हें मिटा दिया जाएगा। आरती ने जवाब दिया, अगर मैं चुप रही तो मैं भी उसी मुर्दा घर का हिस्सा बन जाऊंगी। शाम हुई, रात हुई, रात को कैमरे आए, मुर्दा घर के दरवाजे खोले गए, लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन जब स्ट्रेचर बाहर लाए गए तो ये खाली थे। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं, दीवारें धुली हुई, फर्श एकदम साफ, जैसे कभी वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। अगले ही दिन सुबह डॉक्टर आरती का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। तत्कालीन प्रभाव से रघुवीर को बुलाया गया। उसे कहा गया, तुमने भ्रम फैलाया है। उसकी नौकरी चली गई। पत्रकार विनय का एक्सीडेंट हो गया, फाइलें जब्त कर ली गई और अस्पताल के रिकॉर्ड में मुर्दा घर का नाम बदल दिया गया, रिकॉर्ड स्टोरेज यूनिट। उस रात पहली बार आरती को समझ आया, ये सिस्टम सिर्फ मारता नहीं, इतिहास भी बदल देता है। 6 महीने बाद बरसात की एक शाम, थाने के बाहर एक औरत बैठी थी। एक हाथ नहीं था, एक आंख झुलसी हुई थी। पूरे शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन उसकी आवाज़ में अजीब सी मजबूती थी। उसने अपना नाम बताया, सुमित्रा। उसने कहा, मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा दफनाई गई थी। उसका बयान सुनते ही थाने में सन्नाटा छा गया। उसने बताया कैसे मीटिंग के बहाने बुलाया गया, कैसे कमरे बंद हुए और उस बंद कमरे के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ। पहले उसकी इज्जत लूटी गई, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 से 12 लोग। फिर उसे पानी में डुबोया गया और फिर उसमें करंट छोड़ा गया। हम चिल्लाए, सुमित्रा बोली, लेकिन आवाज़ें मोटी दीवारों में मर गई और उसका हाथ तब काटा गया जब एक अधिकारी का उसने नाम लिया।
उन्होंने कहा जो बोलेगा अधूरा रहेगा। फिर उसने एक नाटक किया मरने का। फिर उन लोगों ने मुझे कचरे के ट्रंक में फेंक दिया। एक गांव के आदमी ने बचा लिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो कहा तुम जिंदा कैसे हो, ये मेडिकल चमत्कार है। लेकिन पुलिस ने कहा तुम मानसिक आघात में हो। फाइल में लिखा गया भ्रमग्रस्त महिला, दिमागी रूप से बीमार, कहानियां बनाती है। मैं कई महीनों से चक्कर काट रही हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं। सब मुझे पागल कहते हैं। लेकिन वो खौफज़दा रात मैं भूल नहीं पाती। मुझे इंसाफ चाहिए। जब मुझे पता चला कि कोई डॉक्टर आरती हमारे लिए लड़ रही है तो मैं यहाँ आ गई। क्या वो तुम ही हो? डॉक्टर आरती ने कहा हाँ, बहुत महीनों पहले मैं इस केस पे काम कर रही थी, मगर मुझे यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया। लेकिन मैंने इस पे काम करना छोड़ा नहीं और मैं तलाश करती रही, तभी मुझे तुम मिली। डॉक्टर आरती ने आगे कहा कि मैं सो नहीं पाती और मुझे रातों को बड़े बुरे ख्याल आते हैं। मुझे लगता है मैं मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी से अलग इस पर काम करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं तुम्हारी आवाज़ बनूँगी और मैं उन तमाम औरतों को इंसाफ दिलाऊंगी। ये मेरा वादा है। डॉक्टर आरती ने कह तो दिया, लेकिन सिस्टम के खिलाफ जाना मौत से लड़ने के बराबर था। डॉक्टर आरती को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सिस्टम के खिलाफ कैसे लड़े। वो आधी अधूरी जिंदा सी औरत जिसे पेपर पर पागल घोषित कर दिया गया था, उसके बयान पर कोई भी केस नहीं बनता। वो औरत मजबूत थी। उसने कहा कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी। मुझे मारकर कचरे में फेंक दिया गया था। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मुझे इंसाफ चाहिए। डॉक्टर आरती ने ढूंढना शुरू किया कि कोई तो होगा जो ईमानदार होगा। फिर उसे मालूम पड़ा कि थाने में एक कांस्टेबल है जो बहुत ही ईमानदार है और वो ईमानदारी की वजह से अभी तक कांस्टेबल है। उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। डॉक्टर आरती उसके घर चुपचाप गई। सारी फाइलों के रिकॉर्ड थे डॉक्टर आरती के पास। सबके उसने फ़ोटो खींच के रखे थे। हालांकि ओरिजिनल फाइल तो जब्त हो चुकी थी। कांस्टेबल से बात करते वक्त आरती ने कहा मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ ना? कांस्टेबल ने कहा कि भरोसा आजकल बाजार में 2 कौड़ी का बिक चुका है। मैं सच के साथ खड़ा रहता हूँ और इस पे मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे पास भी ऐसा केस आया था जिसमें लड़की आधी कटी हुई थी। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। बहुत ढूंढने की कोशिश की। हर चीज़ मेरे जाने से पहले मिटा दी गई और मुझे कहा गया कि तुम अपने काम से काम रखो, दूसरे केस देखो। इस केस में कुछ नहीं रखा। लेकिन मैं रातों को सो नहीं पाता। मैं ढूंढता हूँ। वो लड़की मेरे ख्वाब में आती है और मुझसे इंसाफ मांगती है और मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसकी मदद कैसे करूँ। हो सकता है डॉक्टर आरती, ऊपर वाले ने तुम्हें मुझसे इसीलिए मिलवाया हो कि मैं उस लड़की के कातिल या उसके साथ जो जुल्म हुआ उसको मैं ढूंढ पाऊँ और उसे इंसाफ दिला पाऊँ। डॉक्टर आरती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने इतने दिनों में अब जाकर चैन की सांस ली। उसे लगा चलो इस पूरे शहर में कोई तो है जो मेरी तरह सोचता है, मेरी तरह बेचैन है। डॉक्टर आरती कुंवारी थी और कांस्टेबल भी, लेकिन सिस्टम ने इन पर नज़र रखा हुआ था। अगले ही दिन कांस्टेबल को उसके सीनियर ने अपने कैबिन में बुलाया और कहा ये ऑफ ड्यूटी क्या चल रहा है तुम्हारा? कांस्टेबल ने कहा नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस घर जाता हूँ और थका होता हूँ, सो जाता हूँ, अगले दिन की तैयारी में लग जाता हूँ। ऑफिसर ने कहा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। वो औरत कौन है जो तुम्हारे घर आती है? कांस्टेबल समझ गया कि मुझ पे नज़र रखी जा रही है। पूछताछ के बाद वो बाहर निकला। उसने आरती को मैसेज किया। डॉक्टर आरती ने कहा तुम परेशान मत हो, बस जो मैं कहूँ उसमें हामी भरना। कांस्टेबल ने कहा ठीक है। 3 घंटे बाद डॉक्टर आरती थाने पहुंच गई और वो सीधा सीनियर के कैबिन में गई। उसके हाथ में एक कार्ड था शादी का। उसने सीनियर के हाथ में देते हुए कहा कि मैं और तुम्हारा कांस्टेबल अब शादी कर रहे हैं, तो क्या आप हमारी शादी में शामिल होंगे? क्योंकि हमारे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो आप ही गवाह बन जाइए। कांस्टेबल के लिए ये बड़ी शॉकिंग बात थी। आरती ने कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा विजय तुम तैयार हो ना आज शाम के लिए? देखो अब तो तुम्हारे सीनियर भी हमारी शादी में आने के लिए तैयार हो गए। अब तो तुम नहीं कहोगे कि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे पीछे भी कोई नहीं है। अब देखो हमें कोई गवाह तो मिला, चलो हम शादी करेंगे।
ऑफिसर हक्का बक्का रह गया। वो तो सिस्टम की तरफ से दोनों पर नजर रख रहा था, लेकिन आरती ने पासा ही पलट दिया। कांस्टेबल भी खामोश रहा। शाम हुई, दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस गए और शादी के लिए अर्जी दी। कोर्ट मैरिज शादी करने के लिए अर्जी 3 महीने पहले देनी पड़ती है, ऐसा जज ने कहा। डॉक्टर आरती ने कहा, ठीक है, हम 3 महीना इंतजार करेंगे। तो लिविंग रिलेशनशिप में तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? कांस्टेबल विजय चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर आरती के दिमाग में चल क्या रहा है। वो सिर्फ हाँ हाँ करता। अब दोनों एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही केस पे काम कर रहे थे और अब सिस्टम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सिर्फ धमकियों भरा मैसेज उन दोनों के मोबाइल पर आते थे। 3 महीने शादी के इंतजार में दोनों ने साथ मिलकर एक ही केस पर काम किया। 3 महीने गुजरने के बाद में केस अभी आगे कुछ पहुंचा ही नहीं था। दोनों को शादी करनी पड़ी। अब दोनों लीगली मियाँ बीबी थे और 3 महीने में इतना काम कर चुके थे कि उन दोनों के लिए सिस्टम को घेरना अब आसान लग रहा था। केस शुरू हुआ, लेकिन ये केस नहीं था, ये एक रस्म थी। सबूत गायब, गवाह पलट गए, कागज जल गए। डॉक्टर आरती और कांस्टेबल को बुलाया गया। उन्होंने सच बोला। अगले हफ्ते उनका मेडिकल लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और सुमित्रा को सरकारी मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। वहाँ उसकी दवा नहीं बदली गई। उसकी यादें मिटाने की कोशिश की गई। हर रात वो चीखती, मुर्दा घर यहाँ भी है, लेकिन उसे इंजेक्शन देकर खामोश कर दिया जाता। मीडिया ने हेडलाइन बदली, झूठी एक्टिविस्ट की कहानी। लोगों ने पढ़ा, सर हिलाया और आगे बढ़ गए, क्योंकि डर बहुत आरामदेह होता है। डॉक्टर आरती और कांस्टेबल विजय दोनों ही बेरोजगार हैं, लेकिन अभी भी उस केस पे काम कर रहे हैं और अब तो दोनों ने अपना जीवन उसमें समर्पित भी कर दिया है। और इधर आज भी सरकारी अस्पताल का पिछला हिस्सा रात में बंद रहता है। कोई नहीं जाता, लेकिन गार्ड कहते हैं कभी कभी अंदर से पानी टपकने की आवाज़ आती है, कभी किसी औरत के रोने की और कभी बस एक फुसफुसाहट। हमने लड़ाई लड़ी थी। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रेचर के नीचे कोई आधी बची औरत अब भी रेंग रही होती है, लेकिन डॉक्टर आरती और कांस्टेबल दोनों ने हार नहीं मानी। नौकरी चली गई, धमकियां, बदनामी सब सहने के बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी। कांस्टेबल विजय ने अपने एक दोस्त वकील से मदद मांगी, अनिरुद्ध। एक साधारण वकील थे, ना बड़े केस ना नाम, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी, सबूतों को जोड़ने की आदत। डॉक्टर आरती ने और कांस्टेबल ने जो फाइलें बचा कर रखी थी अपने फ़ोन में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आधी जली हुई थी, जो तारीखें जानबूझकर बदली गई, अनिरुद्ध ने उन्हें एक एक करके जोड़ा। फाइल नंबर 317 आखिरकार अदालत तक पहुंची। ये मुकदमा बड़ा नहीं था, पहले ही सब कुछ बंद कर दिया गया था, तो इसीलिए टीवी पर इस बार चला ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ये दर्ज होना ही डॉक्टर आरती और उसके हस्बैंड विजय के लिए बहुत बड़ी जीत थी। तभी मुर्दा घर से जुड़े 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। एक वरिष्ठ डॉक्टर को लापरवाही और सबूत छुपाने के आरोप में 3 साल की सजा हुई। ये पूरी सच्चाई नहीं थी, ये पूरी जीत भी नहीं थी, लेकिन पहली बार किसी ने माना कि कुछ औरतें मरी नहीं थी, उन्हें मारा गया था। और सुमित्रा को मानसिक रोगी नहीं कहा गया, उसे गवाह माना गया। जब 2 लोगों को सजा सुनाई गई, तब जाके डॉक्टर आरती का लाइसेंस वापस मिला और अस्पताल के उस हिस्से पर जहां मुर्दा घर था अब ताला लगा है। कहते हैं रात में वहां अब भी सन्नाटा डराता है, लेकिन अब जब कोई फुसफुसाहट आती है, हमने लड़ाई लड़ी थी, तो वह आवाज़ बेकार नहीं जाती, क्योंकि कभी कभी एक डॉक्टर और उसका कांस्टेबल पति पूरे सिस्टम में पहली बार दरार डाल देते हैं और वही दरार आगे चलकर इंसाफ का रास्ता बनती है। मुर्दा घर सिर्फ एक कमरा नहीं, ये एक व्यवस्था है, और जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे ये औरतें मरती रहेंगी या आधी बची रहेंगी। मुर्दा घर की वो आधी बची हुई औरतें समाज का आईना बन जाती हैं और सिस्टम को बेनकाब कर देती हैं। जब तक कुछ लोग ईमानदार हैं, तब तक इस तरह की कहानियाँ दबाई नहीं जा सकती। आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं ज़रूर लिख भेजिएगा, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।